सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जीके विद विकास सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और पहले तो क्षमा प्रार्थी, बहुत दिनों बाद आपको ये क्लास मिल रही है। बीच में दिवाली की छुट्टियों के कारण थोड़ा सा क्लास नहीं ले पाया। आगे से क्लासें जो रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। और 2 दिन के बाद जियोग्राफी का जो निःशुल्क बैच है वो भी मैं शुरू कर दूंगा। स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज आपको इसके ऊपर क्लास कंटिन्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि संकल्प पब्लिकेशन श्री गंगानगर के द्वारा ये राजस्थान के जिला दर्शन की जो पुस्तक है ये जल्दी मार्केट में आपको मिलेगी। संजय सर जी के मार्गदर्शन के अंदर इस पूरी पुस्तक को मैंने लिखा है। तो राजस्थान के सभी जो 50 जिले हैं उन 50 जिलों का मानचित्र के साथ मैंने व्याख्या करने का प्रयास किया है, ताकि एक ही पुस्तक में आपको कंप्लीट राजस्थान जीके जो है वो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो ये पुस्तक है राजस्थान के जिला दर्शन की, संकल्प पब्लिकेशन के द्वारा संजय जी के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो जल्दी आपको मार्केट के अंदर मिलेगी। जैसे मार्केट में आएगी मैं आपको उससे सूचित कर दूंगा। उससे पहले इस पुस्तक के बारे में अपने साथियों के बीच जरूर बताइएगा कि जिला दर्शन की नई पुस्तक आ रही है, तो जरूर अपना विश्वास इस पुस्तक के प्रति दिखाना। पूरा भरोसा है ये पुस्तक आपके विश्वास के ऊपर खरी उतरेगी। चलो अपने टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा आपने देख लिया होगा, आज अपने अपवाह तंत्र के अंदर चंबल नदी के बारे में आज इस क्लास के अंदर अपनी चर्चा करेंगे। जो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, जिसको चरमवती के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की एक बारहमासी नदी है, जो अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली भी नदी है। और यही वो नदी है जो अपने राज्य में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि का निर्माण भी करती है, सबसे ज्यादा डांग भूमि का निर्माण करती है, सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ भूमि बनाती है, यानी कि उत्खाद भूमि बनाती है। सबसे ज्यादा उत्खाद भूमि का निर्माण करने वाली जो नदी है वो भी कौन सी है? चंबल है। तो आज इस क्लास के अंदर उसी नदी के बारे में आप अपनी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जो भी साथी इस चैनल के अंदर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि इस क्लास को अपने साथियों के बीच शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास अपने साथियों के बीच में पहुंचे और इस क्लास का सभी अच्छे से फायदा ले पाए। आइए अपने शुरू करते हैं चंबल के बारे में। चंबल जो नदी है या चंबल जो बेसिन है या चंबल का जो अपवाह तंत्र है वो अपने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के एरिया को कवर करता है। लगभग ये कह दो कि बागड़ प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश और अपना जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इस एरिया को चंबल का जो अपवाह तंत्र है वो कंप्लीट कवर करता है। चंबल अपवाह तंत्र का मतलब है चंबल और चंबल की सहायक नदियां मिलकर ये कंप्लीट अपवाह तंत्र अपना बनाती है। तो अपने उसी के अंदर पढ़ेंगे। आज पहले अपने एक मूल चंबल नदी के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा, तो चंबल के बारे में तो केवल अपने को दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के जो जिले हैं वही चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया। बाकी आप जिलों के बारे में जानते ही हो। तो अपने चंबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, नक्शा अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे देखो, इधर मध्य प्रदेश हो गया, ये अपना बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये झालावाड़, बाराकोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, उधर यूपी आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये अपना पूरा एरिया है। चंबल जो नदी है ना, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये एमपी के बाद ये राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ की सीमा से एंटर करती है। ठीक है, एमपी के बाद में जो ये भैंसरोडगढ़ है ना, यहाँ से एंटर करेगी कोटा बूंदी की सीमा पर बहती हुई, फिर सवाई माधोपुर, फिर इधर एमपी राजस्थान की सीमा पर बहती हुई धौलपुर से निकलकर फिर बाहर यूपी में चली जाती है। और यूपी में जाकर ये अपना पानी इधर यमुना नदी के अंदर मिला देती है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा रफली डायग्राम है। चंबल नदी अपना जो पानी है वो किस नदी में मिलाती है? इधर यमुना नदी के अंदर मिलाती है, यानी कि चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। इस प्रकार से चंबल का ये पूरा अपने राजस्थान में अपवाह क्षेत्र बनता है। कितने जिलों में बहती है ना? चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा व बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है,
यानी कि राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से 6 जिले? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और यूपी में। और किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। नदी का नाम क्या है? चंबल है। अब देखिएगा, चंबल नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश के अंदर जाना पाव पहाड़ी से होता है। जाना पाव पहाड़ी जो मध्य प्रदेश के अंदर है, इंदौर जिले के अंदर है, यहां से चंबल का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में जाना पाव की पहाड़ी से चंबल निकलती है। और इधर मध्य प्रदेश में अच्छे से याद रखना, चंबल के ऊपर एक बांध बना हुआ है। बताओ कमेंट करके कौन सा बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में चंबल के ऊपर? तो मध्य प्रदेश में चंबल के ऊपर याद रखना गांधी सागर बांध बना हुआ है। कौन सा? गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। और मध्य प्रदेश के ये मंदसौर जिले में बना हुआ है। कौन से में? मंदसौर जिले के अंदर ये गांधी सागर बांध है जो एमपी में चंबल के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद ये अपने राजस्थान के अंदर बेंसरोडगढ़ का जो एरिया है ना, चित्तौड़गढ़ का ये वाला जो भाग है जो अलग है, बेंसरोडगढ़, यहाँ से ये प्रवेश करती है। और इसका एक कस्बा है चौरासीगढ़ कस्बा। कौन सा कस्बा है? चौरासीगढ़ कस्बा। चौरासीगढ़ कस्बा, यहाँ से चंबल अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। कि चंबल का प्रवेश द्वार कौन सा कस्बा है? तो ये चौरासीगढ़ कस्बा है, बेंसरोडगढ़ तहसील के अंदर आता है। यहाँ से चंबल अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। और जैसे ही प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद इधर बेंसरोडगढ़ के अंदर ही, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ही, चंबल के ऊपर एक बांध बना हुआ है। और कौन सा बांध इधर बना हुआ है? तो आपको पता है, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है। फिर ये कोटा में जाती है। याद रखो, कोटा के अंदर भी चंबल के ऊपर इधर 2 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हैं? 2 बांध बने हुए हैं, जिसमें एक बांध का नाम है जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध बना हुआ है। और एक इसके ऊपर बना हुआ है कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज। ये कोटा में चंबल के ऊपर 2 बांध है। कहने का मतलब है कि चंबल के ऊपर टोटल 4 बांध है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, और कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज है। फिर ये कोटा बूंदी की सीमा पर बहती हुई इधर सवाई माधोपुर में जब एंटर करती है तो सवाई माधोपुर में इधर एक कस्बे का नाम आता है। याद रखना, बड़ा काम का, आगे डिटेल में आएगा। पलिया कस्बा। कौन सा है? पलिया कस्बा। अब क्या होता है समझना, पलिया कस्बे के बाद ये जो चंबल है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहने लगती है। यानी कि ये यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा बनाने लगती है। और लास्ट में यहाँ धौलपुर की सीमा पर एक कस्बा आता है जिसका नाम है पिन्नाहट कस्बा। कौन सा? पिन्नाहट कस्बा। यहां तक ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली अगर कोई नदी है तो वो चंबल है, जो कहां से कहां तक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? सवाई माधोपुर के पलिया कस्बे से लेकर धौलपुर के पिन्नाहट कस्बे तक। और पिन्नाहट कस्बा ही चंबल का हमारे राजस्थान से एक प्रकार का निकासी द्वार है, क्योंकि आगे फिर यूपी आ जाता है। प्रवेश द्वार चौरासीगढ़ है, निकासी द्वार पिन्नाहट कस्बा है। और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है? चंबल है। फिर लास्ट में ये यहाँ पर आकर यमुना के अंदर मिल जाती है। और ये यमुना के अंदर मिलती है, यूपी राज्य का इटावा जिला है। यूपी राज्य का इटावा जिला है। और इटावा जिले का एक स्थान है जिसका नाम है मुरादगंज। मुरादगंज स्थान, यहां पर चंबल और यमुना का संगम होता है।
यूपी के इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर चंबल यमुना का संगम होता है। ये चंबल का प्रॉपर एक प्रकार का बहाव क्षेत्र है। चंबल के बारे में लगभग जो प्रश्न आते हैं वो चंबल पर निर्मित 4 बांधों के आते हैं। तो साथियों बांधों के नाम जरूर याद रखना। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा के अंदर जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज है। ये चंबल पर 4 बांध है। और चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। तो ये चंबल का रफली डायग्राम है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपनी विशेषता के ऊपर बात करते हैं। इतना समझ आ गया होगा। अब देखो, जो हमें चंबल की विशेषता पढ़नी है, देखिएगा ढंग से कवर करना। नदी का नाम है चंबल नदी। नदी का नाम है चंबल नदी, जो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है चंबल। इसी नदी को चरमनवती नदी भी कहते हैं, सबसे पुराना नाम है। इसी को चरमवती नदी कहा जाता है। इसी को कामधेनु कहा जाता है। इसी को नित्यावहनी कहा जाता है। इसी को सदावहनी नदी कहा जाता है। इसी को राथा नदी कहा जाता है। और यही हमारे राजस्थान की एक बारहमासी नदी है। याद रखो, अपने राजस्थान में बारहमासी 2 नदियां हैं, चंबल और माही। सबसे मेन जो बारहमासी नदी है हमारे राजस्थान की वो चंबल है। चंबल के अलावा दूसरी पूछे तो माही नदी है। और चंबल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो चरमनवती है। इसी को चरमवती, कामधेनु, नित्यावहनी, सदावहनी और राथा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये चंबल के उपनाम है। अब पहले अपनी चर्चा करते हैं चंबल की लंबाई के बारे में। ध्यान से सुनना। चंबल की अगर अपने बात करें तो चंबल की जो कुल लंबाई है, चंबल की जो टोटल लंबाई है वो है 966 किलोमीटर। कितनी? 966। या फिर नवीन आंकड़ा आजकल आता है 1051 किलोमीटर का। दोनों याद रखना, 966 भी है, 1051 भी है। एनसीईआरटी 1051 को सही मानती है। अजमेर बोर्ड वाली किताबों में 966 किलोमीटर। दोनों आंकड़े याद रखो कि चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 966/1051 किलोमीटर है। तो ये अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 966 या 1051 किलोमीटर है। अब ध्यान देना, टोटल लंबाई कितनी है? 966। अपने अजमेर बोर्ड का जो आंकड़ा इसको लेकर चलते हैं, मेन 966 है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना आए तो 1051 भी अपने कह सकते हैं। एनसीईआरटी 1051 को मानती है। अब जो 966 लंबाई है, इस 966 में से राजस्थान के अंदर चंबल की जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर है। कितनी है? 135 किलोमीटर। अब दिमाग में जरूर आएगा कि राजस्थान के अंदर ये 6 जिलों में बहती है, और 6 जिलों में बहने के बावजूद भी 135 ही है ना। सोचने वाली बात है। तो 135 किलोमीटर की जो लंबाई है ये 6 जिलों के अंदर नहीं मानी जाती। याद रखना, 135 किलोमीटर की जो लंबाई है जो अपने राजस्थान में मानते हैं, वो लंबाई इसकी मानते हैं 84गढ़ कस्बे से लेकर, जहां से ये प्रवेश करती है, यहां से लेकर एक सवाई माधोपुर जिले में हमने कस्बा लिखा था, पलिया कस्बा, यहां तक इसकी लंबाई राजस्थान में काउंट होती है। क्योंकि याद करो, पलिया कस्बे के बाद फिर वो अंतर्राज्यीय सीमा बनानी शुरू कर देती है ना। फिर आगे वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है, दोनों राज्य के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो वो पूरी राजस्थान में नहीं बहती, तो वो टुकड़ा ना तो राजस्थान में काउंट होता है, ना वो एमपी में काउंट होता है। पूर्णतः राजस्थान में चंबल जो बहती है वो 3 ही जिलों में बहती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। और उनमें इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर है। और पलिया कस्बे के बाद का जो भाग है, वो भाग इसका किस में काउंट होता है? अंतर्राज्यीय सीमा में काउंट होता है। ये चंबल जो नदी है ये सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। और कितनी बनाती है? तो याद रखना, 241 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कहां से कहां तक बनाती है? तो याद रखो,
पलिया कस्बे से लेकर जो लास्ट इसका निकासी द्वार है पिन्नाहट कस्बा, धौलपुर की सीमा तक, यहां तक ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो कई किताबों में चंबल की राजस्थान में लंबाई 376 भी लिखी हुई है, तो वो दोनों को ना जोड़कर लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में राजस्थान में चंबल की लंबाई 135 ही मानी जाएगी। राजस्थान के अंदर ये पूर्णतः तो पलिया कस्बे तक ही बहती है। पलिया कस्बे के बाद का जो हिस्सा है वो हिस्सा इसका अंतर्राज्यीय सीमा में काउंट होता है, जो कि 241 किलोमीटर का है। और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी चंबल है। अब ध्यान देना, चंबल का बहाव क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में है? 6 जिलों में, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। लेकिन चंबल का राजस्थान में पूर्ण बहाव क्षेत्र याद रखना 3 जिलों के अंदर है, और ये जो पूर्ण बहाव है यही बहाव हम इसका राजस्थान की लंबाई में काउंट करते हैं। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। पलिया कस्बा जो है ना वो कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा पर है। तो जैसे ये सवाई माधोपुर में एंटर करती है, तो एंटर करने के बाद का जो बहाव है वो बहाव इसका चंबल का राजस्थान में क्या है? आंशिक बहाव है। आंशिक बहाव है, और ये आंशिक बहाव बाकी के 3 जिलों के अंदर है। कौन से 3? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आंशिक बहाव का मतलब है इसको ना तो हम राजस्थान के अंदर पूर्णतः काउंट कर सकते हैं, ना इसको राजस्थान से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये राजस्थान एमपी की सीमा पर बहती है। तो वहां से भी प्रश्न बन सकता है कि चंबल का राजस्थान में बहाव क्षेत्र कितने जिलों में है? तो 6 जिलों में है। पूर्ण बहाव 3 में है, और आंशिक बहाव बाकी के 3 में है। पूर्ण बहाव कितने किलोमीटर है? 135 है, और आंशिक बहाव 241 किलोमीटर है। और जो आंशिक बहाव वाला टुकड़ा है वही टुकड़ा अंतर्राज्यीय सीमा में काउंट होता है, पलिया से पिन्नाहट कस्बे तक। बाकी की अगर बात करें तो बाकी मध्य प्रदेश में चंबल की जो लंबाई है वो 315 किलोमीटर है, और यूपी में चंबल की जो लंबाई है वो 275 किलोमीटर है। इन चारों को अगर आप प्लस करोगे तो चंबल की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 966 किलोमीटर। राजस्थान के 2 लाइनें हैं, ये थोड़ी ढंग से कवर करना। पूर्ण बहाव और आंशिक बहाव, ये चंबल की लंबाई का पूरा फॉर्मेट है, इसमें कोई डाउट? समझ आ गया? अब देखिएगा, अब अपने बात करते हैं चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है। ठीक है, बहाव क्षेत्र की बात करते हैं। 2-4 प्रश्न बताओ आप। चंबल का बहाव राजस्थान के अंदर कुल कितने जिलों के अंदर है? तो कितने में? 6 में। चंबल का राजस्थान में पूर्ण बहाव कितने जिलों में? 3 में, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। और चंबल का राजस्थान में आंशिक बहाव कितने जिलों में? तो 3 में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, जो अपने पहले ये पढ़ा था। इस प्रकार से चंबल के बहाव क्षेत्र में ये जिले काउंट होते हैं। शब्दों के ऊपर निर्भर करेगा कि हम वहां पर कितने जिलों की संख्या बताएंगे। सीधा पूछे तो 6 जिले हैं, पूर्ण बहाव पूछे तो 3 है, स्टार्टिंग वाले 3 है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। और आंशिक पूछे तो वो अंतर्राज्यीय सीमा वाले हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इस प्रकार से चंबल अपने राजस्थान में बहती है। चंबल का जो बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखो, चंबल के बहाव क्षेत्र को उत्खात स्थलाकृति का प्रदेश कहा जाता है। उत्खात स्थलाकृति का प्रदेश इसका बहाव क्षेत्र है चंबल का। अब उत्खात क्या होता है? उत्खात का मतलब होता है जो उबड़ खाबड़ धरातल होता है, उबड़ खाबड़ धरातल, उस धरातल को क्या बोलते हैं? उत्खात बोलते हैं। और मैं नदियों के क्लास के अंदर बार बार आपको कह रहा हूं कि प्रत्येक नदियों के बहाव क्षेत्र में जो धरातल बनेगा वो उबड़ खाबड़ बनेगा। माही के बहाव क्षेत्र का धरातल भी उबड़ खाबड़ है, जिसको छप्पन का मैदान और कांठल का क्षेत्र बोलते हैं। बनास के बहाव क्षेत्र में भी उबड़ खाबड़ धरातल है, जिसको पीड़ माठ प्रदेश बोलते हैं। लूणी के बहाव में भी उबड़ खाबड़ धरातल है, जिसको गोडवार प्रदेश बोलते हैं।
चंबल के बहाव में सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ धरातल बनता है जिसको उत्खात प्रदेश बोलते हैं। अब ये चंबल जो उत्खात प्रदेश बनाती है, ये मुख्य रूप से अपने बहाव क्षेत्र में 4 प्रकार के उत्खात प्रदेश बनाती है, उबड़ खाबड़ प्रदेश बनाती है, जिसमें एक को अपने बोलते हैं बीहड़ प्रदेश, उबड़ खाबड़ प्रदेश है। एक को अपने बोलते हैं डांग प्रदेश, उबड़ खाबड़ है। एक चंबल अपने राज्य में सबसे ज्यादा कंदराओं का निर्माण करती है, उबड़ खाबड़ है ये भी। और एक चंबल में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन, और इसके चलते भी चंबल में उबड़ खाबड़ प्रदेश बनता है। तो चंबल अपने बहाव क्षेत्र में ये 4 प्रकार के उत्खात प्रदेश बनाती है, यानी कि चंबल के बहाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ भूमि बनती है। और उबड़ खाबड़ भूमि के ये 4 एग्जाम्पल है चंबल में। एक तो चंबल में बीहड़ भूमि ज्यादा बनती है, एक डांग भूमि ज्यादा बनती है, कंदराएं बनती है, अवनालिका अपर्दन होता है। बीहड़ क्या होता है कि पानी के जब तेज बहाव से भूमि में गहरे खड्डे हो जाते हैं, उस भूमि को बीहड़ भूमि बोलते हैं। और पानी के तेज बहाव से भूमि में जब गहरे गर्त बन जाते हैं, तिरछे खड्डे बन जाते हैं, उसको डांग भूमि बोलते हैं। और ये जो गहरे खड्डे वाली जो भूमि है ना, ये सबसे ज्यादा धौलपुर व सवाई माधोपुर में है। कि सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि वाले जिले कौन से हैं, तो याद रखो धौलपुर व सवाई माधोपुर है। और सबसे ज्यादा डांग भूमि वाला जो जिला है वो कौन सा है, करौली है। तो करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। कंदराएं क्या होती है, जब पानी के तेज बहाव से मिट्टी में कटाव आकर जब गहरी गुफाएं बन जाती है, तो उन गुफाओं को कंदराएं बोलते हैं। और चंबल में सबसे ज्यादा गुफाएं बनती है कोटा जिले में, यानी कि सर्वाधिक कंदराओं वाला जिला कोटा है। अवनालिका अपर्दन क्या होता है, ये बड़ा काम का है, याद रखना। अवनालिका अपर्दन का मतलब होता है जल के साथ मिट्टी का अपर्दन, जल के साथ मिट्टी का अपर्दन क्या कहलाता है, अवनालिका अपर्दन कहलाता है। वैसे अपने राजस्थान में ना सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन वायु के साथ होता है। और वायु के साथ मिट्टी का सबसे ज्यादा अपर्दन जैसलमेर के नाचना गांव में होता है। जल के साथ सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन चंबल में होता है, यानी कि सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन किस नदी में होता है, तो चंबल में होता है। और पानी के साथ जो मिट्टी का अपर्दन होता है उसी को क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। और जल के साथ जो ये मिट्टी का अपर्दन है, ये सबसे ज्यादा कोटा में होता है। कि सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला कौन सा है, कोटा है। ये चंबल का बहाव क्षेत्र है जो उत्खात प्रदेश कहलाता है। और उत्खात प्रदेश के ये 4 एग्जाम्पल है, बीहड़, डांग, कंदराएं और अवनालिका अपर्दन। जरूर याद कर लेना, एग्जाम के अंदर आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट चंबल के बारे में एक तो ये है, और एक चंबल के बांध है जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, अब अपने चर्चा करते हैं चंबल पर संचालित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में, कि चंबल के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो संचालित है। देखिएगा, 2 याद रखना। एक तो जो हमारे काम की है सबसे मेन है, वो है चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन है। और एक इसके ऊपर संचालित है राहु घाट जल विद्युत परियोजना। ठीक, ये चंबल के ऊपर 2 परियोजनाएं हैं जो संचालित है। सबसे मेन चंबल घाटी परियोजना है और एक राहु घाट जल विद्युत परियोजना है। चंबल घाटी ज्यादा काम किया, राहु घाट के बारे में 2-4 बातें याद रखना। कि जो राहु घाट जल विद्युत परियोजना है, ये एक संयुक्त परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। और दोनों राज्यों का जो हिस्सा इसके अंदर है वो 50-50% का है। और ये चंबल के ऊपर कौन से जिले के अंदर है, तो करौली के अंदर है राहु घाट जल विद्युत परियोजना। और किस नदी पर है, चंबल पर है।
और अपने कौन से जिले में है? करौली जिले में है। हमें मेन कवर करनी है चंबल घाटी परियोजना। अब इस परियोजना को अगर आपने पढ़ लिया तो ये मान लो चंबल के ऊपर जो 4 बांध है उनको फिर आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनकी डिटेल इस परियोजना के अंदर ही आ जाएगी। समझने का प्रयास करना। चंबल पर संचालित सबसे प्रमुख परियोजना का नाम है चंबल घाटी परियोजना। अब ये क्या है देखिएगा। एक तो याद रखो कि चंबल घाटी जो परियोजना है ये एक संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है, और दोनों का इसमें जो हिस्सा है वो कितना है? 50-50% है। और इस पर जो ये चंबल घाटी नहर परियोजना का जो निर्माण कार्य हुआ था, ये निर्माण कार्य टोटल कितने चरणों में हुआ था? तो याद रखना 3 चरणों के अंदर चंबल घाटी परियोजना का निर्माण कार्य हुआ था। और ये कौन से राज्यों की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। पेपर में तो कई बार राज्यों के बारे में प्रश्न आ जाता है, असंगत की पहचान करो या चंबल घाटी में कौन कौन से राज्य है, तो याद रखो राजस्थान और मध्य प्रदेश है। माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान व गुजरात है। अब इसमें हमें ये जो 3 चरण हैं इनको समझना है कि चंबल घाटी परियोजना का निर्माण कार्य कितने चरणों में पूरा हुआ था? 3 चरणों में पूरा हुआ था। ये इसके 3 चरण हैं। अब अगर अपने बात करें कि चंबल के ऊपर टोटल कितने बांध है? 4 बांध। 4 बांध जब चंबल पर बने तो ये कितने चरणों में बने? 3 चरणों में बने। अब देखो चंबल पर जो 4 बांध है, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि उद्गम से मुहाने की ओर 4 बांधों का क्रम बताओ, तो सबसे पहले गांधी सागर बांध है, फिर राणा प्रताप सागर बांध है, फिर जवाहर सागर बांध है, फिर कोटा बैराज है ना, उद्गम से मुहाने की ओर। अगर मुहाने से उद्गम की ओर चले तो लास्ट में कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर गांधी सागर बांध। ये 4 बांध है। अब ये जो 4 बांध है ना, पहले चरण के अंदर 2 बांध बने थे, दूसरे में 1 बना, तीसरे में भी 1 बना। टोटल कितने बन गए? 4 बन गए। अगर आप उद्गम से मुहाने की ओर चलोगे तो चंबल पर जो फर्स्ट बांध है कौन सा? गांधी सागर बांध, एमपी में। और चंबल के ऊपर जो लास्ट बांध है कौन सा? कोटा बैराज, कोटा जिले के अंदर। ये दोनों प्रथम चरण में बन गए थे, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट के बाद सेकंड वाला सेकंड में बना। सेकंड बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और थर्ड बना 3 नंबर पर कौन सा है? जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। इस प्रकार से चंबल के ऊपर कितने बांध बन गए? ये 4 बांध बन गए। ठीक है। अब किस वर्ष बने? चारों के वर्ष जोड़कर याद रखो। 1959, 1960, 1970, 71 और 1972। इन वर्षों में ये बांध बनकर कंप्लीट हो गए। 59, 60, 70, 71, 72, 4 बांध बन गए। चलो अब विशेषता बताओ। आप ये बताओ इनमें सबसे पुराना बांध कौन सा है? स्वाभाविक सी बात है, गांधी सागर बांध है। चंबल का सबसे प्राचीन बांध गांधी सागर बांध, और सबसे नया बांध जवाहर सागर बांध हो गया, है ना। पुराना गांधी सागर हो गया, नया जवाहर सागर बांध हो गया। चंबल के कितने बांध है? 4। और चंबल का सबसे बड़ा बांध, चंबल का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। बड़ा किसमें? जल भराव क्षमता में, जल भराव क्षमता में। कि पूरी चंबल का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। लेकिन याद रखना राजस्थान में जल ग्रहण क्षमता या भराव क्षमता में
सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। चंबल का बड़ा बांध गांधी सागर बांध है। राजस्थान में चंबल का बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है। सबसे पुराना गांधी सागर बांध है, नया जवाहर सागर बांध है। अगर आपसे पूछे कि चंबल का एकमात्र अपवाद वाला बांध कौन सा है, तो याद रखो कोटा बैराज है। अपवाद वाला क्यों है? कि एकमात्र ऐसा बांध है जो विद्युत का उत्पादन नहीं करता, विद्युत का उत्पादन नहीं करता। इसका मतलब है विद्युत बनाने वाले कितने हैं? 3 हैं। एक कोटा बैराज होगा जो विद्युत नहीं बनाएगा, तो विद्युत बनाने वाले कितने होंगे? 3 होंगे। गांधी सागर बांध बनाता है 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर बांध बनाता है 172 मेगावाट और जवाहर सागर बांध बनाता है 99 मेगावाट। कौन सा है जो विद्युत नहीं बनाता? तो वो कोटा बैराज है, जो विद्युत का उत्पादन नहीं करता। तो ये चंबल का एकमात्र अपवाद वाला बांध है। बाकी 3 बनाते हैं। कितनी कितनी बनाते हैं जोड़कर याद कर लो। 15, 72, 99। 115, 172, 99। प्रश्न में आपसे करूं कि चंबल का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध हो गया। प्रश्न में करूं विद्युत बनाने में सबसे बड़ा बांध, तो ये तो 115 ही है। देखो ये 172 है। तो विद्युत उत्पादन में चंबल का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध है। और विद्युत बनाने में छोटा बांध कोटा बैराज नहीं, जवाहर सागर बांध है। क्योंकि कोटा बैराज तो विद्युत बनाता ही नहीं है। विद्युत बनाने वाले 3 है, तीनों में ज्यादा कहां बनती है? राणा प्रताप सागर बांध में। और कम कहां बनती है? जवाहर सागर बांध में। अब मान लो प्रश्न आ जाए कि चंबल पर बताओ कुल कितनी विद्युत बनती है। कुल याद मत करना, तीनों को जोड़ोगे तो 2-3 सेकंड का टाइम लगेगा। टोटल हो जाएगा 386 मेगावाट। या तो अलग अलग करना 15, 72 और 99। और प्रश्न आ जाए कि राजस्थान को कितनी प्राप्त होती है, तो राजस्थान का हिस्सा कितना है? 50% है। 386 का आधा करोगे तो लगभग हो जाएगा 193 मेगावाट। ये राजस्थान को कितनी मिलेगी? 193, क्योंकि आधा हिस्सा है तो राजस्थान को 193 मिलेगी। तो ये चंबल पर बने इसके 4 बांध है। कोशिश ये करो अलग से मत याद करो, परियोजना के अंदर याद करो, 2-4 बातें और भी याद होगी। ठीक है, ये चंबल पर संचालित 2 परियोजना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में 2-4 फैक्ट और याद रखना। चंबल पर आपको पता है राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है ना, झूलता हुआ पुल, जो पूरे राजस्थान में एक ही है। जो कौन से जिले में बना हुआ है? कोटा जिले के अंदर बना हुआ है, जो राज्य का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है, मतलब झूलता हुआ पुल है। 2-4 बातें याद रखना। पर्यटकों के लिए हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन कब हुआ था? तो याद रखना कि इसका उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त 2017 को। उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका उद्घाटन किया था खेलगांव से। और खेलगांव ये कोटा जिले का नहीं है, ये उदयपुर जिले का है। उदयपुर जिले से हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन कब किया गया? तो 29 अगस्त 2017 को, जो कि हमारे राजस्थान में एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है, जो चंबल पर कोटा जिले में बना हुआ है। और इससे जुड़ी एक कमेटी का नाम जरूर याद रखना। कमेटी का नाम है न्यायमूर्ति निर्मल जीत सिंह कमेटी। न्यायमूर्ति निर्मल जीत सिंह कमेटी। एक बार ना ये बीच में हैंगिंग ब्रिज टूट गया था, तो इसकी जांच के लिए सरकार ने ये कमेटी बनाई थी। और एग्जाम में जरूर ये प्रश्न उठेगा कि हैंगिंग ब्रिज से संबंधित कमेटी कौन सी है, चुनाव कीजिए। या निर्मल जीत सिंह कमेटी का संबंध किससे है? तो याद रखना हैंगिंग ब्रिज से है। और राज्य का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज जो है ये कोटा में चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। और एक थोड़ा फैक्ट याद कर लेना कि जो चंबल बेसिन है,
चंबल बेसिन। चंबल बेसिन का मतलब है चंबल और चंबल की जो सहायक नदियां हैं, इन सबको अगर जोड़ें तो इसकी आकृति कैसी बनती है, तो याद रखना चंबल बेसिन की जो आकृति है वो वृक्षाकार है। चंबल बेसिन की आकृति कैसी है? वृक्षाकार है। चंबल और चंबल की सहायक नदियों को अगर मिला दे तो एक वृक्ष नुमा आकृति बनती है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि चंबल जो नदी है, इस नदी की जो पाट है यानी कि तल है, इस तल की गहराई व चौड़ाई, गहराई व चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ देखी जाती है? तो याद रखना चंबल की सबसे ज्यादा गहराई जो देखी जाती है वो कहाँ देखी जाती है? केशोरायपाटन जो शहर है, कौन से जिले में आता है? बूंदी में आता है। यहाँ पर चंबल की गहराई भी सबसे ज्यादा होती है और चंबल के पाट की चौड़ाई भी सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। कहाँ पर? केशोरायपाटन बूंदी में। और केशोरायपाटन बूंदी में ही अगर आपको याद हो तो अपने राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी शुगर मिल भी यहीं पर है, 1965 में स्थापित हुई थी। और यूनेस्को की सूची में नामित एकमात्र जो नदी है वो भी हमारी चंबल है। चंबल के अंदर एक विशेष प्रकार का जीव सबसे ज्यादा देखा जाता है, घड़ियाल। इसके अलावा चंबल में गांग या सूंस नामक जो जीव है वो भी इसके अंदर अक्सर देखा जाता है। तो ये चंबल की मुख्य विशेषताओं के बारे में था। लास्ट में चंबल की कुछ सहायक नदियों के जो नाम है वो याद रखना। वैसे तो इनको अपने डायग्राम में पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन एक बार थोड़ा सा नाम याद कर लेना कि चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, नाम क्या क्या है। तो नाम याद रखो। चंबल की सहायक नदियों में नाम आता है एक तो छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध, शिप्रा, गुंजाली, ब्राह्मणी या बामणी, इज, कुराल, आलनिया, काली सिंध। छोटी काली सिंध अलग है, ये काली सिंध अलग है। और काली सिंध की वो दो सहायक नदियां हैं, आहू और परवन, जो काली सिंध की सहायक नदी। उसके अलावा मेज, पार्वती, चाकण, बनास, जो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी, सीप और पुन्नू, ये चंबल की मुख्य सहायक नदियों के नाम है। किसका बहाव क्षेत्र कहाँ पर है, किसकी क्या विशेषता है, वो चीज़ अपने अगली क्लास के अंदर फिर इनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार तो मुख्य रूप से चंबल जो नदी है इसको जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर चंबल का प्रश्न जरूर आता है। ज्यादातर प्रश्न जो आता है वो चंबल पर बने 4 बांधों का प्रश्न आता है, इनकी मेन कहानी जरूर याद रखिएगा। तो ये चंबल नदी के बारे में आपके लिए क्लास थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और जो साथी पहली बार क्लास को इस चैनल में देख रहा है उसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2-3 दिन के बाद जियोग्राफी का निःशुल्क बैच जो है इसके ऊपर शुरू हो रहा है। अब निःशुल्क बैच जैसे ही शुरू होगा तो उसमें टॉपिक वाइज अपनी जो है वो क्लासें आपको डेली की मिलेगी। लगभग 60-70 क्लासों के अंदर मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा कि कंप्लीट आपको राजस्थान जियोग्राफी, नवीन जियोग्राफी, 50 जिलों वाली जियोग्राफी में आपको कंप्लीट पढ़ा दूं। उसके बाद अपने इंडियन जियोग्राफी और बाकी के जो वर्ल्ड है उसके अंदर सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। और राजस्थान का जिला दर्शन जल्दी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। संकल्प पब्लिकेशन संजय सर जी के निर्देशन के अंदर ये मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, लगभग कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल टच इसका चल रहा है और जल्दी मार्केट में आएगी। जैसे ही मार्केट में आएगी मैं आपको जरूर सूचित कर दूंगा। तो इस पुस्तक के प्रति अपना विश्वास जरूर बनाए रखिएगा। और इसी चैनल के ऊपर एक जिला दर्शन की सीरीज में मैं शुरू कर रहा हूँ, ताकि ये पुस्तक जो है मैं इस चैनल के ऊपर आपको क्लास के माध्यम से ये पुस्तक मैं पूरी आपको याद करवा दूँ।
तो वो भी एक सीरीज शुरू करूंगा, प्लस राजस्थान जियोग्राफी का बेस भी शुरू करूंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा और इसको अधिक से अधिक अपने साथियों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक तो करना ही करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर करना। अगली क्लास में फिर अपने मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।